Hello. Yes. Hello. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, class. Okay. So, in today's actually tute, we will discuss the questions of remaining question of second tutorial, and also we will discuss the third tutorial as well. Clear? ठीक है? तो किसी के कोई डाउट थे, मतलब अभी कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे ट्यूट में? हेलो, बेटा आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? कितने ट्यूट हो गए थे ये हाँ जी बताएगा? सर। कितने ट्यूट हमारे हो क्वेश्चन हो गए थे ट्यूट में, सेकंड ट्यूट में सारे हो गए थे या कुछ बचे थे? बताइए बेटा। हेलो, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आप लोग का। याद ही नहीं आ रहा कितने क्वेश्चन हो गए थे। कृतिका, यस सर। कितने क्वेश्चन हो गए थे? सेकंड ट्यूटोरियल सर चल रहा 4 था, क्वेश्चन। मुझे इतना पता था कि सेकंड ट्यूटोरियल में करा रहा था, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कितने क्वेश्चन हमने करा दिए थे, सो दैट आई कैन मूव टू फॉरवर्ड। क्लियर? अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं ट्यूट शेयर कर रहा हूँ, मुझे आइडिया दीजिए, देन आई कैन गो फॉरवर्ड। ट्यूट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है सभी को? क्लियर है बेटा? इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सारे हो ही गए थे, फोर्थ भी हो गया था, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ आपका स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, ये हम करा ही चुके हैं क्लास में। ठीक है, इसके एप्लीकेशन डिस्कस करने थे तो एप्लीकेशन में हमने बता दिए थे। उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये भी करा चुका हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन हुआ था, सेवेंथ क्वेश्चन। यस सर, ये वाला हो गया था। सेवेंथ हो गया था, ठीक है। सेवेंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन, एट्थ बताइए बेटा। नो एट्थ सर, ये क्वेश्चन वाला में, नहीं। एट्थ में एक्चुअली आपको दो चीजें निकालनी है, ठीक है? मैं बता देता हूँ आपको ये। एक मिनट वेट करिएगा। देखिए जो एट्थ क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर सिल्वर, इट्स कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 6.17 इंटू 10⁻⁷ ठीक है? ये इसकी कंडक्टिविटी गिवन है, और आपको जो है क्या निकालना है? आपको निकालना है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? सबसे पहले आप रिलैक्सेशन टाइम को, आपको पता होना चाहिए हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब टाउ इज इक्वल टू, आपको क्या यूज करना है फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। क्या यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा, ठीक? अब देखिए इसमें, एक मिनट,
इसी पे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ये पहला पार्ट, अभी हम इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक तो ये वाला पार्ट है जिसमें रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है कि शो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी डिकेज टू दिस परसेंटेज ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट टाइम इक्वल टू द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें आप सीधे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन हमने निकलवाया था, उससे आपका डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला पार्ट है, उसमें आपको स्पेशली डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, तो वो क्या होता है वो भी हमने बताया कि दैट इज टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बाई सिग्मा भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻9। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 36 पाई हो जाएगा नीचे, और 10⁻9 को ऊपर ले जाइए, 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻−9। ठीक है, यहाँ पे रखना है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 10⁻−9 बाई 36 पाई। ठीक है, और डिवाइड किसे करना है, सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा आपका है 6.17 × 10⁻7। इसको सॉल्व कर लीजिए, टाउ की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा बताइए, हाउ मच वैल्यू विल बी देयर। कितना आएगा, कृतिका आवाज आ रही है। Yes, sir. आ रही है. So कितनी 1.43 into the power minus 19. 1.43 इंटू 10⁻−19, यही आ रहा है। Yes. Yeah. अच्छा, ये आपका आ गया 43 इंटू 10⁻−19। यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट, Sir, second. सेकेंड। ठीक है, यूनिट हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब दूसरे पार्ट में बताइए कैसे सॉल्व करना है, जस्ट सी द अनदर पार्ट। बताइए, दूसरा पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हमने जो आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताया था, देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बताया था, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इस पे शेयर करता हूँ, ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा जो आंसर आ रहा है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने बताया था, दैट इज रो इज इक्वल टू रो वी, या रो वी इज इक्वल टू रो नॉट। 1 मिनट, देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने बताया था। अब सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसमें हमने क्या बताया था, रो वी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। जहाँ पे ये टाउ क्या है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम, इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन बाई सिग्मा या एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। ठीक है, दोनों है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आपको रखना लग के सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर
वैक्यूम या इस कोई मतलब ये इस तरह का डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें आपको एप्सिलॉन नॉट रख के सॉल्व करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, अब सेकंड जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो ये है कि यू नीड टू प्रूव दैट कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो रो नॉट का या इनिशियल वैल्यू का कितने परसेंट हो जा रहा है। रो नॉट का 36.88% हो जाएगा। कब? जब t इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम विल बी इक्वल टू दिस टाइम t। क्लियर? कहने का मतलब है आपको प्रूव करना है व्हेन t इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, मीन्स रो वी आपका हो जाएगा 36.8% ऑफ रो नॉट। ये प्रूव करना है। रो नॉट इज द इनिशियल चार्ज डेंसिटी एंड रो वी इज द फाइनल चार्ज डेंसिटी। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? इसी फॉर्मूले में आप सीधे टी इज इक्वल टू टाउ रख दीजिए। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, रो वी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस टी, टी बाई टाउ की वैल्यू भी हमने बोला टी रख दीजिए, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो आ गया रो नॉट ई की पावर -1। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो रो वी इज इक्वल टू रो नॉट बाई ई आ गया। ठीक, परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा ये, 1/e रो नॉट इंटू 100 कितना मिल जाएगा बताइए। ये आ जाएगा 0.368 समथिंग। ठीक है, परसेंटेज में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.8% ऑफ व्हाट, रो नॉट। तो रो वी की वैल्यू आ गई 36.8% ऑफ रो नॉट। इज इट क्लियर? प्रूव हो गया? बोलिए, प्रूव हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमिंग बैक टू योर ट्यूटोरियल, तो 8th क्वेश्चन हो गया। 9th है, डिड्यूस द बाउंड्री कंडीशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एट कंडक्टर सरफेस इन फ्री स्पेस। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको बाउंड्री कंडीशन निकालना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने दोनों के लिए निकलवाया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने दो कंपोनेंट निकाले थे, नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, और मैग्नेटिक वाले में भी हमने नॉर्मल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों फाइंड किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है ना। और फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में जो कंडीशंस हमने आपको बताई थी वही आपको अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों कंपोनेंट निकालने होंगे, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल, और जब तक स्पेसिफिकली ना पूछा जाए नॉर्मल या आपको टेंजेंशियल निकालना है, तब तक ये मान के चलेंगे आपको दोनों कंपोनेंट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद है 10th क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P2 दैट इज 420 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर IDL इज इक्वल टू 2 π AZ एम्पियर मीटर प्लेस एट P1 इज इक्वल टू 002। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक पॉइंट दिया हुआ है P2, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको किस फॉर्म में दिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, मीन्स XYZ फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, और ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज IDL इज इक्वल टू 2 π AZ। ठीक है, उसमें ये एक स्मॉल लेंथ लिया हुआ है, ये आइडियल DL लेंथ, जिस पे आपने करंट जो निकाली है IDL दैट इज 2 π AZ। ठीक है, फॉर दैट स्मॉल लेंथ दैट इज प्लेस्ड एट P1। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा यहीं पे आपको आइडिया हिंट दे देता हूँ कि जैसे ये हमारा एक वायर है। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट आपका P1 है, सपोज यही ले लेते हैं, दिस इज योर P1 002, और एक पॉइंट P2 है दैट इज 420। ठीक है, अब इसमें हमने करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इसमें एक स्मॉल लेंथ ले लीजिए, मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, वी हैव जस्ट टेकन ए स्मॉल लेंथ DL। ठीक है,
और जो इस लेंथ की वजह से जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, आइडियल जो निकल के आ रहा है स्मॉल लेंथ की वजह से, दैट इज 2πaz। क्लियर? इस सॉरी 2πaz इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, am I audible properly? ठीक है, 2πaz, Yes. ठीक है। ये अब आपको देखिए P1 और P2 के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बताइए? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट इज D मैग्नेटिक dot फील्ड D. इंटेंसिटी? डी एच इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी एच। डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई, बोलिए बेटा, डीबी और डी एच बताया था ना। डीबी की वैल्यू μ0/4 पाई बताई थी, जो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डी एच क्या बताया था? हम्म, तो बताइए, एप्सिलॉन नॉट से इसको कर देंगे, क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे डीएच। एप्सिलॉन आएगा ही नहीं, उसमें μ0 आएगा। एप्सिलॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। नॉट से ये ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें सीधे डी एच आप लगाएंगे 1/4 पाई, क्योंकि देखिए डीबी जो होता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग थोड़ा भूल गए हैं। जो डीबी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए भाई, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये जो टर्म्स हैं किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। डीबी हो गया, फिर डीएच आ गया, डीएच को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेंसिटी है ऊपर वाला, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज डिफरेंशियल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, डीबी एंड डीएच। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने पढ़ा था, ये मैग्नेटोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं हम, तो इसमें आपका आता है डी, और दूसरा क्या होता है? बताइए, हेलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ई से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक होता है आपका, एक दूसरा क्या होता है? डी। डी को क्या बोलते हैं? ई और डी दो टर्म होते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं और डी को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ ई और डी काम कर रहे हैं, वो यहाँ बी और एच काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें जो ई हमने बताया था, ई आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू होती है F/Q। एफ इज योर कूलम्स फोर्स, और एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्यू से डिवाइड करेंगे तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ई में एक एक ही क्यू आता है आपका, ठीक है। डी होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ई को आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मिल जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डी आएगा वो 1/4 पाई इंटू Q1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही डीबी और डीएच होता है। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। हमको मतलब किससे है? डीबी और डीएच से। तो डीएच आपसे पूछा गया है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी व्हाट? 1/4 पाई आईडीएल, आईडीएल, ठीक है।
into r by r cube. Is it clear? ठीक है, बोलो बेटा। Yes, sir. हेलो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं इसमें करना है, वेरी सिंपल। अब जैसे मान लीजिए हम r की बात कर रहे हैं, तो r जो वेक्टर है यहाँ पे, ये r वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r वेक्टर एग्जैक्टली इज द डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। और डिस्टेंस वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? ये p1 और p2 से मिलेगा, ठीक है। p1 के कोऑर्डिनेट ये हैं, दैट इज x1 y1 z1, और p2 के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, ठीक है। तो r जो निकालेंगे ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 इंटू ए एक्स कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू ए वाई कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू ए जेड कैप, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब सारी वैल्यूज माइनस कर दीजिए, तो x2 से x1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पहला टर्म से पहला टर्म तो 4 आ जाएगा, प्लस दूसरे टर्म को देखिए y2 से, y2 इज योर 2, y1 इज 0 तो 2 आ जाएगा। थर्ड कंपोनेंट है 0 z2, और यहाँ z1 2 है, तो 0 माइनस 2 दिस विल बी -2 ए जेड का। तो ये आपका आ गया आर वेक्टर, ठीक है। अब मॉड आर भी तो निकालना होगा, क्योंकि नीचे मॉड आर की वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 प्लस 4, दिस विल गिव यू 24, अंडर रूट 24। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड आर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्वेश्चन आसान है। अब आप डीएच वाले फार्मूले में रख दीजिए दोनों वैल्यू, ठीक है। दैट इज 1/4 पाई आइडियल। आइडियल की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। आइडियल आपको गिवन है, देखिए 2 पाई ए जेड, आप सीधे रख सकते हैं 2 पाई ए जेड, ठीक है। इंटू डीएल की वैल्यू, ये हो गया आइडियल। अब इसके बाद आर आर कैप, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? 4 ए एक्स कैप प्लस 2 ए वाई कैप माइनस 2 ए जेड कैप, अपॉन अपॉन में क्या रखेंगे? आर क्यूब की वैल्यू √24 का होल क्यूब, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √24 इंटू 24, ठीक है। क्यूब क्यूब है तो स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा, एक क्यूब की वजह से अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब आपका क्वेश्चन हो गया है लगभग, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यू में इंटीग्रेट ऑल्सो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? P1 से लेके P2 तक, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। क्या फाइंड कर सकते हैं आप? H फाइंड कर सकते हैं, नॉट अ DH, H फाइंड कर सकते हैं। कर लोगे? कर लोगे इसको? P1 की वैल्यू रखेंगे आप x1 y1 z1 फॉर्म में, P2 की वैल्यू आपकी x2 y2 z2 फॉर्म में रहेगी। लिमिट लगाएंगे तो एक बार मतलब dx dy dz के हिसाब से देखेंगे, तो चूंकि है ना, तो उस हिसाब से सॉल्व होगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका जो आएगा, फिर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल के और लिमिट लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, 4 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपको ds cs दे देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का पार्ट आप लोग का काम है। कर लेंगे इसको, बताओ। हेलो, हो जाएगा बेटा? Yes, sir. तो मैंने पूरा क्वेश्चन लगभग बता ही दिया है, तरीका आपको पूरा बता दिया, बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अब आपका ये हो गया, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूटोरियल का, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ।
ये हम आपको बता चुके हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्लास में ही पढ़ाया था। तो उसको डिफाइन करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। ये भी बता चुके हैं। चार मैक्सवेल इक्वेशन है, चारों के डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म बता दिए हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस का एक सर्टेन ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। द ऑर्डर इज फिक्स। ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने डेरिवेशंस आपको कराए हैं मैक्सवेल इक्वेशन के, वही उनका सीक्वेंस है। पहले जैसे फर्स्ट जो कराया वही फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर रहेगा, आपका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। क्योंकि क्वेश्चन में, एग्जाम में आके ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो अगर आप अपने हिसाब से ऑर्डर बनाएंगे तो थर्ड पे जो है कोई और आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है? बताइए बेटा। यस। कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिए, कहीं किसी को डाउट हो रहा है कोई तो पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने सारे डेरिवेशन भी आपको कराए हैं मैक्सवेल इक्वेशन के। डिफरेंशियल फॉर्म के इंडिविजुअल कराए थे, फिर डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म के भी कराए हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हमने बोला था कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालने का, ये वाला क्वेश्चन आपको करना था, कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस फोर मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड गिव दियर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये आपको मैंने बोला था। अब 16th में और 12th में क्या अंतर है ये भी बता दे रहे हैं। 12th में केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसको जो है डिराइव करना है। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन है ना, तो मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव भी करना है उसमें। ठीक है। और जो आपका 16th क्वेश्चन है उसमें केवल चारों इक्वेशंस को डिस्कस करना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हमने सारी मैक्सवेल इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिखवाई है आपको, कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। 15th है स्टेट मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि हाँ, तो स्टेट मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द बाउंड्री, ये भी करा चुके हैं हम। ठीक है। मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन हमने पहले ही बताया आपको क्या होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन में। देखिए हमने जो मैग्नेटिक वाली बाउंड्री कंडीशन है, इसमें केवल आपसे टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है, नॉर्मल नहीं निकालने को बोला है। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे केवल एक ही कंपोनेंट पूछा जाए। ठीक है। लेकिन आना दोनों चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इज रिसीव्ड टू द आयरन एयर बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल। ठीक है। और डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री इन एयर। ठीक है। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 350। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। देखिए पहले तो इसका डायग्राम बना लीजिए। देखिए दिख रहा है सभी को? ये तो दिख रहा होगा बेटा, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके। तो नाउ जस्ट वेट। एक मिनट बेटा। हाँ तो देखिए, ये मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है ये? 14th।
होती है, बताइए बेटा। ये देखिए, ये आपका इंटरफेस है, दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। फिजिक्स में भी आप लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, जैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक मिनट, एक मिनट। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, एक हमारी ये वेव है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, जो यहाँ से एंटर हो रही है और ये यहाँ से लीव कर रही है, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस है, दिस इज योर इंटरफेस, दिस इज योर इंटरफेस, जिससे वो होके पास हो रही है, ठीक है। बाउंड्री है, इसको आप बाउंड्री कहेंगे, इंटरफेस कहिए, बाउंड्री कहिए, दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। अब ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव हो गई, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ वो थीटा आर है, ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो थीटा आई है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो आपको जो इंसिडेंट एंगल गिवन है वो कितना है, 350 डिग्री, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक मीडियम जो है, ये दो मीडियम है, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये है, इसको म्यू1 ले लीजिए, इसको म्यू2 ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो म्यू1 आपका जो है आयरन है और म्यू2 आपका एयर है, आयरन एयर इंटरफेस है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, म्यू1 बाई म्यू2। ऑब्वियस सी बात है, इसके कंपैरिजन में जो एयर होगा वो रेयर मीडियम की तरह वर्क करेगा और ये डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो डेंसर मीडियम अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, तो ये फार्मूला हमने बताया था मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन में, म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2। म्यू1 की वैल्यू कितनी है, आयरन के लिए आपको गिवन होगा, परमेबिलिटी कितना दिया है बताइए क्लास, आयरन के लिए परमेबिलिटी कितना दिया है, हेलो, आवाज आ रही है। देखिए आयरन के लिए परमेबिलिटी कितना दिया सर है, 350, सर थ्री 350। 350 दिया है, और एंगल कितना इंसिडेंट 60 डिग्री, निकालना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ बाउंड, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो ये निकालना किस मीडियम में, एयर के मीडियम में, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, तो देखिए इसमें आपको सिंपली क्या करना है, म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 हो गया। और म्यू1, ये जो फार्मूला है ये मैं डिराइव कराया हूँ आपको, अभी दिखाऊंगा ये, ठीक है। मैं करा चुका हूँ ये क्लास में आपके, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन में, उसी का क्वेश्चन है ये। तो म्यू1 की वैल्यू आप आयरन के लिए रखेंगे 350, म्यू2 एयर का हो गया, सॉरी, हाँ म्यू2 एयर का हो गया, एयर के लिए 1 हो गया, ठीक है। tan थीटा वन इज इंसिडेंट एंगल जो कि 350 डिग्री दिया है, ठीक है। और थीटा 2 आपको निकालना है, दैट इज tan थीटा आर आपको निकालना है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, tan थीटा आर इज इक्वल टू सर tan, 60 डिग्री दी। अच्छा ये 60 सर है, थीटा 60 है। एक मिनट एक मिनट, ये 60 डिग्री है, ठीक है बेटा, 60 डिग्री है। ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया tan 60, ठीक है, अपॉन 350, ठीक है। और ये हो जाएगा थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू √3 सर रूट रूट, 1.7। और ये हो जाएगा 350, इसको डिवाइड करिए, इसका tan इनवर्स ले लीजिए, कितना आएगा बताइए, एंगल कितना आएगा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, बताइए एंगल कितना आएगा, सॉल्व करो बेटा, एंगल बताओ।
आया? आया बेटा? √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.732 अपॉन 350। सॉल्व करिए और tan इनवर्स निकालिए तो आपको थीटा मिलेगा। बताइए कितना आ रहा है। देखिए ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने कहाँ, मतलब ये फार्मूला कैसे लिया है, ये हमने आपको कराया भी है, आप लोग को मैं दिखा भी दे रहा हूँ। एक मिनट। क्लास में ही पढ़ाया है मैंने ये मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन में। ये दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये शेयर हो रही फाइल? ये फाइल शेयर हो रही बेटा सभी को? ये देखिए मैक्सवेल इक्वेशंस आपको इन्हीं ऑर्डर्स में याद रखना। ये देखिए मैक्सवेल इक्वेशन दिख रहे हैं सबको? ये यस सर। इन्हीं ऑर्डर में याद रखना। ये इसका ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। ये हमने इसी ऑर्डर में डेफिनेशंस बताई थी आपको सारी। इसी ऑर्डर में हमने इसका डेरिवेशंस कराए थे, डिफरेंशियल से, फिर इंटीग्रल फॉर्म में, फिर सारे स्टैटिक फील्ड, फ्री स्पेस, सबके लिए हमने लिखा था क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। सब चीजें हमने आपको बताई थी सारे इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो ये ऑर्डर मत चेंज करिएगा। इसके बाद जो है, जो हम आपको बात बता रहे हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन की, वो भी दिखा दे रहे हैं हमने कहाँ पढ़ाया है। ये देखिए, ये जब हमने बताया था बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए इसमें हमने ये निकलवाए थे आपको पहले तो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसके बाद हमने जो लास्ट में ये कराया था, ये दिख रहा है सभी को? ये वाला पोर्शन दिख रहा है? यस सर। देखिए यही कराए थे, इसी पे क्वेश्चन है वो। बस उसमें हमने ये इसको μ1 इसको μ2 लिया है, इसको θ1 θ2 लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मीडियम 1 हमने लिया, ये मीडियम 2 लिया, आप इसको उल्टा भी ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही फार्मूला यूज किए थे, tan θ1/tan θ2 = μ1 बाई μ2, ठीक है। μ1 इसका मीडियम का वो है, मर्बिलिटी है, इसका μ2 इसका है, और θ1 θ2 इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? दिस इज द फील्ड वेरिएशन या चेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ विद द बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री से जब फील्ड पास होती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो उसका है ये रिलेशन, ठीक है। θ1/θ2 क्लियर है सभी को? हो जाएगा? थीटा आ गया होगा आई थिंक, हो जाएगा ये। यस बाकी सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बताना है ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्लास में पढ़ाए हैं। गॉस लॉ की एक्सप्रेशन लिखनी है डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में, फिर डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बताना है, बायो सेवर्ट लॉ बताना है क्या होता है, डेफिनीशन, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का। अब अगर मान लीजिए आपको थर्ड इक्वेशन नहीं पता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस जो है उसका फिक्स है, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में कंफ्यूजन हो गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा थर्ड है कौन सा। और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्म में पूछा जाता है पेपर में, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके बाद आपका है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फिर व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन ऑफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट नॉर्मल टू द टेंजेंशियल टू द बाउंड्री, ठीक है। फिर है राइट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पता होता है आप फ्री स्पेस में लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ। इसके बाद अब हम अगले टर्न से आपका